नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत उच्च न्यायालय विषय में अध्ययनरत थे। उच्च न्यायालय में हमारी ये अंतिम क्लास होने जा रही है। उसके पश्चात राज्य का टॉपिक वही कंप्लीट होगा, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय में हम पढ़ रहे थे इसके क्षेत्राधिकार। क्या टॉपिक चल रहा था भाई? क्षेत्राधिकार हमारा टॉपिक चल रहा था। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमने पहला जो क्षेत्राधिकार था, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो पढ़ लिया था। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था भाई, किसी राज्य के सरकारी निकाय, कोई भी संगठन, कोई भी प्राधिकार है, उसके बाद मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीधे उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। किसी कंपनी का वाद, न्यायिक अवमानना से जुड़ा हुआ कोई वाद, विवाह, तलाक, संपत्ति, वसीयत से जुड़ा हुआ कोई वाद, या संसद विधानमंडल के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद, सीधे सर्वोच्च न्यायालय उनकी सुनवाई करता है। मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का कार्य करता है। और इसके अंतर्गत जो भी कोई संसद विधानमंडल द्वारा निर्धारित कोई भी बनाई गई विधि, कोई भी कानून, नियम, उपनियम, विनियम, अध्यादेश, या इसके अलावा कोई भी अधिसूचना, कोई भी कार्यकारी आदेश जो संविधान का अतिक्रमण करते हों, उनको अवैध या असंवैधानिक घोषित करने का कार्य भी उच्च न्यायालय कर सकता है। इसके अलावा आगे हम दूसरा देखेंगे, उच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार है, दूसरा कार्य है वो आता है भाई क्या? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसको रिट अधिकारिता भी कह सकते हैं। रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आती है भैया। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पढ़ेंगे आप। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भाई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से जुड़े, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों की क्या करेगा भाई? सुनवाई करेगा। मामलों की सुनवाई सीधे कहाँ हो सकती है? जिस प्रकार उच्च न्यायालय में हो सकती है, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में भी हो सकती है। मौलिक अधिकारों से जुड़े भी कोई भी मामले होते हैं, उनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट में भी और सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई कहाँ होगी? सुनवाई की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। यहाँ हम पढ़ने हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ही देखें। मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मामलों की कोई भी सुनवाई है, कोई भी अपील है, वो सीधी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस प्रकार से फर्क है रिट अधिकारिता में। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय भाई अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और जो उच्च न्यायालय होते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अब क्या होता है रिट अधिकारिता में? मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कोई भी मामले होते हैं, उसमें चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। अब यहां पर ये भी फर्क है, दोनों ही करते हैं भाई।
5 प्रकार की रिट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब यहाँ पर फर्क ये है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु क्या करता है, रिट जारी करता है। और यहाँ उच्च न्यायालय क्या करता है भाई, मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण के विरुद्ध भी क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। फर्क आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं अभी बता देता हूं। इसके अलावा उच्च न्यायालय क्या करता है, मौलिक अधिकारों के अलावा भी किसी व्यक्ति या किसी निकाय या किसी प्राधिकरण के विरुद्ध क्या जारी करेगा भाई, रिट जारी करता है। ठीक है। और यहाँ पर उच्च न्यायालय के पास में ये 5 रिट जारी करते हैं, उच्च न्यायालय 5, लेकिन उच्च न्यायालय एक विशेष रिट जारी करता है, और वो कौन सी है भाई, इंजंक्शन। कौन सी है, इंजंक्शन। इसका मतलब होता है अंतरिम राहत प्रदान करना। ये केवल उच्च न्यायालय ही क्या करता है, जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय इंजंक्शन रिट जारी नहीं करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं भाई, ये तो सबको पता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। इसके अलावा परमादेश, प्रतिषेध, इसके अलावा उत्प्रेषण, और इसके अलावा अधिकार पर्चा, कोवारंटो, अधिकार पर्चा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो उच्च न्यायालय एक विशेष रिट जारी करता है। इनके अलावा ये तो करता ही है, इनके अलावा एक विशेष रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा, इंजंक्शन, जिसका मतलब होता है अंतरिम राहत प्रदान करना। तो इसमें उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से क्या है भाई, अधिक शक्तिशाली। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मेरी बात शायद आप लोग समझ रहे होंगे। किस प्रकार से न्यायाधीश क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का हम पढ़ रहे हैं। रिट अधिकारिता अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसमें मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के बारे में ही बात करेंगे। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब इसमें फर्क क्या है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु ही 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा भी किसी व्यक्ति, निकाय, प्राधिकरण के विरुद्ध इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट होती हैं ये, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस जिसे कहा जाता है, परमादेश, प्रोहिबिशन, और प्रतिषेध, इसके अलावा उत्प्रेषण, और इसके अलावा अधिकार पर्चा। यहाँ पर उच्च न्यायालय एक विशेष रिट जारी करता है, इंजंक्शन, जिसका मतलब होता है अंतरिम राहत प्रदान करना। इस मामले में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा क्या होते हैं भाई, शक्तिशाली होते हैं। तो दोनों में आप इस प्रकार से फर्क महसूस कर सकते हैं।
उसके बाद में एक मामला देखते हैं, एक वाद चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1997 की बात है। कब आया भाई? 1997। चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का 1997 में निर्णय आया। उस निर्णय में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अगर रिट जारी की जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो किसके अंतर्गत जारी की जा रही है भाई? संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जारी की जा रही है। ये निर्णय दिया गया चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी जो रिट जारी करता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, वो संविधान के मौलिक ढांचे की रक्षा करने के लिए ही जारी करता है। उसके बाद में आगे देखिए भाई, अगर मौलिक अधिकारों से जुड़ी हाई कोर्ट की अपील की सुनवाई अगर मौलिक अधिकारों से जुड़ी उच्च न्यायालय की अपील की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, तो वह एचसी के निर्णय को ध्यान में रखता है। ध्यान में रखकर निर्णय करता है और यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्णय को अक्सर बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में ही केवल हाई कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाकी किसी अन्य मामले में नहीं होता है। तो यहाँ ये बात मैंने आपको ध्यान देने के लिए बताई है कि मौलिक अधिकारों से जुड़ी उच्च न्यायालय की कोई भी अपील अगर सर्वोच्च न्यायालय में चली गई है, सर्वोच्च न्यायालय उस अपील की सुनवाई कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या निर्णय दिया है, ठीक है, और उसको ध्यान में रखकर ही वो क्या करता है भाई? निर्णय करता है। और यहाँ पर अक्सर ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय कि हाई कोर्ट के निर्णय को कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं करता है। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में ही सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। बाकी ज़्यादातर संभावना यही होती है कि जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसको बरकरार रखने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। आगे देखिए और क्या है, तो भाई एक संविधान संशोधन हुआ, 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 और इसके द्वारा जो हाई कोर्ट है उसकी आधिकारिता में रिट जो आधिकारिता उसमें क्या की गई है? वृद्धि की गई है। क्या की गई? वृद्धि की गई। वृद्धि किस प्रकार से की गई?
15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि इस प्रकार से की गई हुई, देखिए कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट राज्य के बाहर, उच्च न्यायालय को राज्य के बाहर भी किसी व्यक्ति, किसी निकाय या संगठन सरकार के विरुद्ध अपील की सुनवाई का क्या दिया गया है? क्षेत्राधिकार। सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है। किस प्रकार से? यानी कोई भी उच्च न्यायालय है वो अपने राज्य के बाहर किसी व्यक्ति, किसी निकाय, किसी संगठन, किसी सरकार के विरुद्ध कोई भी अपील होती है उसकी सुनवाई कर सकता है। ये क्षेत्राधिकार मिला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जो मामला है, मामले का उद्भव उसी राज्य से होना जरूरी है। मामले का उद्भव उसी राज्य से होना जरूरी। अब इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई मामला है और कोई अपराधी है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, अपराध करके वो दूसरे राज्य में चला जाता है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय को इस बात की अधिकारिता मिली है, इस बात का क्षेत्राधिकार है कि वो उस राज्य में भी उस अपील की क्या कर सकता है भाई? सुनवाई कर सकता है, क्योंकि मामला संबंधित राज्य से जुड़ा हुआ है, मामले का उद्भव अपने राज्य से हुआ है, तो उस राज्य के जिस राज्य में वो संबंधित अपराधी वहाँ पर संलिप्त है या पाया गया है, मौजूदगी उसकी मिली है, तो वहाँ पर भी उसके सुनवाई करने का अधिकार रखता है उच्च न्यायालय। ये 1963 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता में इस प्रकार की वृद्धि की गई है कि राज्य के बाहर भी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय रखता है अगर मामला उसी राज्य से उद्भव हुआ हो। तो ये बातें हैं भाई रिट अधिकारिता के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राज्य के क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गया। दूसरा रिट अधिकारिता, यानी मूल अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि ये मौलिक अधिकारों के अलावा भी किसी व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। और विशेष रिट उच्च न्यायालय जारी करते हैं इंजंक्शन, तुरंत हाथों हाथ या अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु। इस मामले में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से क्या है भाई? अधिक शक्तिशाली है। और अरुण कुमार बनाम चंद्र कुमार बनाम भारत संघ जो वाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया 1997 में। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करना संविधान के मूल ढांचे में, ये बात क्या है भाई? शामिल है। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करते हैं इनके द्वारा जारी की गई रिट। और मौलिक अधिकारों से जुड़ी हाई कोर्ट की अपील की सुनवाई अगर सर्वोच्च न्यायालय करता है तो हाई कोर्ट के निर्णय को अक्सर ध्यान में रखता है और उसी के अनुरूप निर्णय करता है। हाई कोर्ट के निर्णय को अक्सर बदलता नहीं है, केवल किसको छोड़कर? बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर। और क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि हुई 1963 में, और राज्य के बाहर भी मामलों की अपील की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय कर सकता है अगर वो मामला उसी राज्य से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद में तीसरी अधिकारिता या तीसरा क्षेत्राधिकार आता है उच्च न्यायालय का, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में
अपील का मतलब किसी भी मामले की अपील करना, तो मामले दीवानी और फौजदारी मामले, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामले सीधे कहाँ सुने जाएंगे भाई? उच्च न्यायालय में। तो इसमें दीवानी या सिविल मामले आ जाएंगे, दीवानी मामले, दीवानी मामलों की अपील, दीवानी मामलों की अपील। और यहां आ जाएगी फौजदारी मामलों की अपील, फौजदारी मामलों की अपील, दीवानी मामलों की अपील या फौजदारी मामलों की अपील। अब देखिए, दीवानी मामलों की अपील की सुनवाई कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। तो यहां पर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़ी दीवानी मामलों की अपील, दीवानी मामलों की अपील की सुनवाई करेगा। कौन करेगा भाई? उच्च न्यायालय ही करेगा। यानी जिला और सत्र न्यायालय से जुड़ी हुई कोई भी दीवानी मामलों की कोई भी अपील है, अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़ी हुई कोई भी दीवानी मामलों की अपील है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। और किसी न्यायाधिकरण, कोई भी ट्रिब्यूनल होता है, किसी न्यायाधिकरण की सुनवाई, ये भी कौन करेगा भाई? ये भी उच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक है। तो उच्च न्यायालय जिला और सत्र न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़ी दीवानी मामलों की अपील की सुनवाई करेगा। किसी भी न्यायाधिकरण, जो ट्रिब्यूनल होते हैं, अर्ध सरकारी संगठन, उनकी सुनवाई भी उच्च न्यायालय ही करता है। ये दीवानी मामलों की अपील थी। सिविल मामले होते हैं भैया, फौजदारी मामले, चोरी डकैती हत्या मारपीट, फौजदारी मामले ही आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त मामलों की सुनवाई, मामलों की सुनवाई, मामलों की सुनवाई कौन करेगा भाई? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय सारे आ गए इसके अंतर्गत। अधीनस्थ न्यायालय ने मान लीजिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या इससे अधिक का कारावास दिया है, तो ऐसे मामलों की अपील या सुनवाई कहां पर की जा सकती है भाई? फौजदारी मामलों की अपील के रूप में उच्च न्यायालय में की जा सकती। ठीक है। 7 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त अगर मामला है किसी व्यक्ति का जुड़ा हुआ, तो उस मामले की अपील फौजदारी मामलों के अंतर्गत उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसके बाद में और क्या बात है? तो इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति या कोई भी मामला हो, मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय करेगा।
तो दोनों बातें इसी प्रकार से हैं भाई। 7 वर्ष से ज़्यादा का अगर कोई मामला है सजा का, किसी व्यक्ति को अगर 7 वर्ष से अधिक की सजा हो गई है फौजदारी मामले में, तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और अधीनस्थ न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दे दी है, तो ऐसे व्यक्ति के मामले की सुनवाई भी कहाँ होगी भाई? उच्च न्यायालय में ही होगी। और उच्च न्यायालय फिर उसकी सुनवाई करते हुए पुष्टि करेगा। क्या करेगा? पुष्टि करेगा। और पुष्टि करने के पश्चात क्या देगा? निर्णय देगा। उच्च न्यायालय क्या करेगा? बाद में पुष्टि करके ही उस पर अपना निर्णय देगा। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बातें आती हैं। किसकी? उच्च न्यायालय की। तीसरा कार्य है ये। उसके बाद में नंबर 4 पर अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का अभिलेखीय क्षेत्राधिकार ज्यादा बड़ा नहीं है, अभिलेख के रूप में ही ध्यान रखें। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 215 में बताई गई ये बात। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा उच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत इसका मतलब ये है कि एचसी द्वारा, एचसी का मतलब हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, निर्देश, आदेश स्थायी स्मृति में साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी उच्च न्यायालय जो भी कोई अपना निर्णय देता है, जो भी निर्देश देता है, जो भी आदेश देता है, वो स्थायी स्मृति में साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में, गवाह के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों या स्वयं उच्च न्यायालयों के लिए प्रेरणा का कार्य हेतु प्रयोग में लिया जा सके। इसका मतलब यह है कि भाई उच्च न्यायालय ने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो फैसला सुना दिया, वो बाकी के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके लिए प्रेरणा का या साक्ष्य का कार्य करते हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखा जाता है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय, कोई भी निर्देश, कोई भी आदेश स्थायी स्मृति में साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों या स्वयं उच्च न्यायालयों के लिए प्रेरणा का कार्य करने हेतु प्रयोग में लिया जा सके। यानी इस प्रकार के जो निर्णय दिए जाते हैं, उच्च न्यायालय भी उनको प्रेरणा के रूप में कार्य प्रयोग कर सकता है, और उच्च न्यायालय तो प्रयोग करते ही हैं। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। और उसके बाद में आगे आ जाता है 5वें नंबर पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण या अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का है नियंत्रण, पर्यवेक्षण, अधीक्षण
संबंधी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का, इसके अंतर्गत भाई आर्टिकल हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 228 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 228 इसमें कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों में एक जैसा अधीनस्थ न्यायालयों में कोई एक जैसा प्रकरण सुना जा रहा हो जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हो गया हो, तो उच्च न्यायालय निर्देश देकर उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। अपने पास क्या कर सकता है भाई? मंगा सकता है। उत्प्रेषण नामक रिट जारी करेगा और उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मान लीजिए एक जैसा प्रकरण चल रहा हो, सुना जा रहा हो, जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हो गया हो, तो उच्च न्यायालय क्या करता है? उसको निर्देश देगा और निर्देश देकर उस मामले को अपने पास क्या कर लेगा? मंगा लेगा। अपने पास मंगाएगा और उसके पश्चात दो कार्य करेगा। दो कार्य करेगा। अगर मामला वास्तव में संविधान की व्याख्या से जुड़ा है तो क्या करेगा? हाई कोर्ट निर्णय करेगा। क्या करेगा भाई? निर्णय करेगा। अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, संविधान से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उच्च न्यायालय ही निर्णय करेगा। और संविधान की व्याख्या से अगर मामला संविधान की व्याख्या के मामले के प्रश्न से परे हो तो निर्देश देकर क्या देगा भाई? निर्देश देगा अधीनस्थ न्यायालय को, निर्देश देगा और उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय क्या करेगा? निर्णय देगा। जिला न्यायालय निर्णय देगा। तो इसका मतलब अनुच्छेद 228 का यही है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया हो, जो सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में अगर कोई एक जैसे प्रकरण सुने जा रहे हों और उसमें अगर ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा लेता है और उसके बाद में उसकी जांच करता है। अगर जांच में वाकई में ऐसा मामला मिलता है तो स्वयं निर्णय लेता है, अगर नहीं मिलता है तो निर्देश देगा और निर्देश देने के बाद में जिला न्यायालय वो निर्णय देंगे भाई। उसके बाद में अनुच्छेद 227 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 227, तो अनुच्छेद 227 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, उनके ऊपर नजर रखने का कार्य उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अधीक्षण कर सकेगा। जरूरत पड़ने पर उनके कामकाज की समीक्षा भी कर सकता है, अधीक्षण कर सकेगा। अनुच्छेद 227 में बात कही गई है भाई। तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी शब्दावली है। अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण,
पर्यवेक्षण अधीक्षण संबंधी जो कार्य होता है वो कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। उसके बाद में और बात करें तो इसमें अनुच्छेद आ जाएगा 225, अनुच्छेद 225। तो अनुच्छेद 225 में क्या है भाई? इसमें कहा गया है अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालयों में कार्मिकों की भर्ती एचसी का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये नहीं है अनुच्छेद 225 में। तो ये बात कही गई है भाई कि विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों में वृद्धि कर सकती है, यानी विधानमंडल ही संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकती है, उच्च न्यायालय के कार्यों में बढ़ोतरी कर सकती है। अनुच्छेद 225 में ये बात कही गई है। यानी उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है भाई? विधानमंडल के द्वारा। ये बात हमें कहाँ नजर आती है? अनुच्छेद 225 में। उसके बाद में आएगा अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 229, और इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के कार्मिकों की भर्ती एचसी, हाई कोर्ट का सीजे करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है। हाई कोर्ट में जो कार्मिक होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी भर्ती उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और नवीन अधिकारी या सिविल अधिकारी होते हैं, सिविल कर्मचारी, सिविल अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करता है भाई। उच्च न्यायालय में सिविल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। ये बात भी ध्यान रखनी है। यानी कार्मिक जो छोटे होते हैं, 4th ग्रेड वगैरह जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो भर्ती का कार्य है, वो भर्ती चाहे नियुक्ति मान लीजिए, उनका काम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सिविल अधिकारियों की नियुक्ति पीसीएस की सलाह पर, लोक सेवा आयोग की सलाह है, लोक सेवा आयोग सलाह देगा किसको? मुख्य न्यायाधीश को, और मुख्य न्यायाधीश फिर अपनी सलाह देगा किसको? राज्यपाल को, फिर राज्यपाल नियुक्ति करेगा भाई। ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 229 में। और अनुच्छेद 233 और 34, 35, अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण प्रोन्नति कर सकता है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उनका स्थानांतरण करेगा, उनकी प्रोन्नति भी कर सकता है। ठीक है। किसकी सलाह पर भाई? राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर। ठीक है।
ये सलाह है मुख्य न्यायाधीश को, और मुख्य न्यायाधीश फिर राज्यपाल को कहेंगे। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण या प्रोन्नति कर सकता है। फिर अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 234 में, तो इसमें भी यही बात है भाई, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके राज्यपाल राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े या राज्य न्यायिक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, पीसीएस से सलाह करके, लोक सेवा आयोग से सलाह करके। तो ये हम राज्यपाल में भी पढ़ चुके हैं भाई बात। जब राज्यपाल आया था तब भी ये बात आई थी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति करता है कौन, राज्यपाल। और राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े हुए जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करके। और उसके बाद में अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 235। तो अनुच्छेद 235 में क्या है, इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य न्यायिक सेवा, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक सेवा, न्यायिक आयोग कह सकते हैं भाई, न्यायिक आयोग का नियंत्रण कर सकेगा। और इनकी पदोन्नति या सेवा विस्तार का नियंत्रण भी कर सकेगा। ठीक है, तो जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक आयोग से जुड़े हुए जो भी बातें हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनका नियंत्रण और निर्देशन करने का कार्य उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश काम करेगा भैया। और इनसे जुड़ी हुई जो भी पदोन्नति की बातें हैं, जो भी सेवा विस्तार से संबंधित बातें हैं, उनका नियंत्रण भी कौन कर सकेगा, उच्च न्यायालय कर सकेगा। तो ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। थोड़ी डिफिकल्ट है, पहली बार कोई चीज़ देखते हैं तो भी थोड़ी दिक्कत होती है। नियंत्रण, पर्यवेक्षण, अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुरूप बात करें तो अनुच्छेद 228 में बात आती है, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई एक जैसा प्रकरण सुना जा रहा हो और जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय फिर दो कार्य करेगा। अगर मामला संविधान की व्याख्या से वास्तव में जुड़ा है तो सर्वोच्च उच्च न्यायालय यहाँ पर निर्णय करेगा। और अगर मामला संविधान की व्याख्या से परे हो, अलग हो, तो संबंधित न्यायालय को निर्देश देगा और फिर संबंधित न्यायालय वहाँ पर अपना निर्णय देगा भी। अनुच्छेद 227 में अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अधीक्षण का कार्य उच्च न्यायालय करता है। 225 में बात है कि विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों में परिवर्तन कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, वृद्धि कर सकती है। उच्च न्यायालय के कार्मिकों की भर्ती उच्च न्यायालय का कौन करेगा भाई, मुख्य न्यायाधीश करेगा। और सिविल अधिकारियों की अगर नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। 233 में राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति करेगा। और 234 में राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह करके। 235 में कहा गया है
कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, उच्च अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक आयोग का नियंत्रण कर सकेगा, यानी इनके ऊपर इन उच्च न्यायालय का क्या होगा भाई, अधिकार होगा। और इनसे जुड़ी हुई जो भी सेवा वगैरह है उनकी पदोन्नति और सेवा विस्तार पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। उसके बाद में कुछ प्रमुख फैक्ट हैं भाई राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। राजस्थान उच्च न्यायालय, इसके बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखें आप भाई। स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले हमारे राजस्थान को आज जिस रूप में हम देखते हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं था। वो रियासतों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था भाई, रियासतों में। तो पहले रियासतों में अलग अलग रियासतों के क्या थे, अलग अलग न्यायालय थे। सभी रियासतों के अलग अलग क्या थे भाई, न्यायालय थे, अलग अलग न्यायालय थे। बीकानेर का अलग था, मेवाड़ का अलग था, जयपुर का अलग था, अलग अलग न्यायालय थे। फिर जब एकीकरण, स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण की प्रक्रिया हुई तो उसके पश्चात न्यायालय गठित करने के लिए, उच्च न्यायालय गठित करने के लिए 1949 में क्या बनी, समितियां बनी। 1949 में समितियां बनी, ठीक है। और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में, किसमें भाई, जोधपुर में किसकी स्थापना हुई, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में, राजस्थान उच्च न्यायालय क्या किया गया, गठित किया गया, स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है भाई, जोधपुर में, ठीक है। राजधानी में स्थित नहीं है, जोधपुर में है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर बनी और न्याय विभाग दिया गया किसको, जोधपुर को। और इसकी एक खंडपीठ कहाँ है, इसकी एक खंडपीठ यह है भाई जयपुर में, जयपुर में स्थापित की गई। कब भाई, 1977 में, 31 जनवरी 1977 को इसकी एक खंडपीठ कहाँ स्थापित की गई, जयपुर में स्थापित की गई, जोधपुर हाई कोर्ट की, ठीक है। और इसके अंतर्गत भाई जयपुर जो खंडपीठ है इसके अंतर्गत 15 जिलों का क्षेत्राधिकार आता है, ठीक है। 18 का आता है जोधपुर में, 15 का जयपुर के अंतर्गत आता है। और इसको फिर, इस खंडपीठ को 2008 में क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया, ये ध्यान रखना। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में है, एक खंडपीठ जयपुर में कार्य करती है। 1977 से 2008 में इसको क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। अब देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम सीजे चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने भाई, कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के पहले क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीजे कौन रहे, सर्वाधिक कार्यकाल सीजे के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सीजे का मतलब मुख्य न्यायाधीश, तो ये रहा भाई श्री कैलाश नाम मिलता है, श्री कैलाश 1951 से 1958 तक, 1958 तक। और न्यूनतम कार्यकाल तो ये सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल है। ये मिलता है भाई 5 मार्च 2016 से लेकर 14 अप्रैल 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। कितने दिन है आप खुद
गणना कर लेंगे भाई। सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले सीजे श्री कैलाश रहे, न्यूनतम कार्यकाल वाले सतीश कुमार मित्तल रहे। और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश सबीना, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भाई? सबीना थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान सीजे कौन है? तो ये है इंद्रजीत महांती। ठीक है, वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं भाई। और राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। न्यायाधीशों की संख्या तो ये न्यायाधीशों की संख्या 50 है। स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत है कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। लेकिन वर्तमान में 50 नहीं है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी है। ध्यान रखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? राष्ट्रपति के अनुसार 50, वर्तमान में 34 ही हैं, ये एक अलग बात है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में जो आपको ध्यान में रहने चाहिए भी। मेरे ख्याल से सभी के ज़्यादातर के पढ़े हुए हैं, कोई विशेष बातें हैं नहीं यहाँ पर। इसके अलावा और बात करें भारत में, बात करते हैं भारत की। तो भारत में कुछ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की मुख्य पीठ उनकी राजधानी में, भारत में कुछ हाई कोर्ट की मुख्य पीठ राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है, राजधानी में स्थित नहीं है। तो ऐसे राज्य या ऐसे हाई कोर्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। भारत में कुछ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है। तो ऐसे लगभग भाई 9 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 9 उच्च न्यायालय। 9 उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी मुख्य पीठ संबंधित राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट भाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का ही एक भाग उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? नैनीताल में। उसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, तो ये जबलपुर में है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है यह है बिलासपुर में। कहाँ है भाई? बिलासपुर में। साथ में हमारा राजस्थान भी आ जाएगा। राजस्थान की भी मुख्य पीठ जोधपुर में है भाई। राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। पास में पड़ता है गुजरात हाई कोर्ट, तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? अहमदाबाद में। और बात करें तो एक आता है असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी में है। असम हाई कोर्ट कहाँ है भाई? गुवाहाटी में। उसके अलावा उड़ीसा हाई कोर्ट, उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? कटक में। और इसके अलावा और बात करें तो केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट ये एर्नाकुलम। कहाँ है? एर्नाकुलम जो स्थान है वहाँ पर, एर्नाकुलम में ही पड़ता है। मेरे ख्याल से हो गए होंगे सारे।
हाँ, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बिलासपुर में है, राजस्थान की जोधपुर पता ही है, गुजरात की अहमदाबाद में है, असम की गुवाहाटी में है, उड़ीसा हाईकोर्ट कटक में मुख्य पीठ है, और केरल एर्नाकुलम। और इसके अलावा हाल ही में भाई आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसने अपनी 3 राजधानियां घोषित कर दी हैं, जिसमें जो कुर्नूल होगा उसमें उसकी न्यायिक राजधानी जुडिशियल जो कैपिटल है उसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश की। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कुर्नूल में आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट स्थापित होगा भविष्य में। तो उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें थी वो हमारी दोस्तों कंप्लीट होती हैं। और इसके साथ ही भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, राज्य विषय जो हम पढ़ रहे थे, वो भी मेरे दृष्टिकोण से कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ में। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारी सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से और अपने शिक्षण को निरंतर बेहतर बनाए रखें। धन्यवाद।